नमस्कार, मैं अमित रंजन 91.2 NIVH हेलो दून के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम इस प्रोग्राम के अंदर 18 दिसंबर को वर्ल्ड माइनॉरिटी डे मना रहे हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान रेक्सा जी हैं और उनके साथ सुषमा मैम हैं जो हम सफर ट्रस्ट से हैं और हमारे साथ हमारे संस्थान के मास मीडिया ऑफिसर चेतना गोला मैम जी हैं, जिनके साथ आज हम ये एक ग्रुप वार्ता करेंगे जिसमें हम वर्ल्ड माइनॉरिटी डे के ऊपर हम अपने प्रोग्राम को प्रसारित करेंगे, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा सर्वप्रथम कि मानव शरीर एक देवताओं का दिया हुआ हमारे पास एक ऐसा अमूल्य धन है जो इस शरीर में आने के लिए देवतागण भी तरसते हैं और इस शरीर को पाने के बाद मनुष्य अपने कर्मों के साथ अपने नाम, यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी एक मुलाकात अनुप्रिया मैम से हुई थी जो भारत की सर्वप्रथम ट्रांसजेंडर काउंसलर रही। बाद में उन्हें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आरा और बक्सर डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त किया गया और कुछ दिनों के बाद फिर वो HIV एड्स के अंतर्गत वहाँ RTC टेस्ट जिस जगह पे होता है वहां पर भी वो कार्यरत रहीं। और साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि ये विषय मानव चेतना को जागृत करने वाला विषय है और हमारे राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के अंदर हम इस ज्वलंत विषय को लेकर आए हैं। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो बायोलॉजिकली तो किसी और बॉडी में जन्म लेते हैं, बट साइकोलॉजिकली वो किसी और जेंडर में उनका मेंटल सिनेरियो बनता है। तो सर्वप्रथम हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान का मैं आप सबसे परिचय कराता हूं। जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम रेक्सा है और मैं वैसे रहने वाली बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी जो पैदाइशी वाली बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से मेरी, और जो मेरी स्कूलिंग है मेरी मध्य प्रदेश है, MP भोपाल। और जैसे कि और मैं काम करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, जैसे मेकअप आर्टिस्ट है या फिर सोशल वर्क में जैसे आ जाता है कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जैसे हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की है, जैसे उनके मतलब आधार कार्ड बनाना, वोटर कार्ड बनाना, इस टाइप में एक सोशल वर्क कर लेती हूँ मैं थोड़ा। और जैसे कि कोई मैरिज शादी वगैरह होती है तो उसमें वहाँ जाने के लिए हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वो करते हैं, एफर्ट करते हैं कि आप मेकअप आर्टिस्ट है तो वहाँ पे उन लोगों को लेके जाया जाता है, तो वो मेकअप आर्टिस्ट एज अ रोल वहाँ पे प्ले करती है। जैसा कि आपने हमें बताया हाँ जी कि आप ट्रांसजेंडर हैं और इसके साथ ही मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम जब आप अपने परिवार में जब आपका जन्म हुआ तो उस समय आपके माता पिता और आपके आस पड़ोस के व्यक्तियों का व्यवहार आपके साथ कैसा था, उस विषय पे थोड़ा हमें बताइए। मेरे प्रति काफ़ी प्रॉब्लम्स, बहुत इश्यूज होते थे मेरी फैमिली में। बोलते थे कि आस पड़ोस वाले बोलते थे काफ़ी कि लड़का है, लड़की है, या फिर बोलते छक्का है या मीठा है, तो काफ़ी वर्ड लेके बोलते थे मेरी फैमिली को कि तुम्हारा बेटा है क्या रियल में। लड़कियों के साथ रहना, उठना बैठना, खाना पीना, और जो परवरिश थी मेरी सारी मतलब लड़कों के साथ ही रहती थी हमेशा। लड़कों के साथ जाना ही नहीं होना था मेरा मतलब। तो मतलब स्टार्टिंग में ऐसे हुआ मेरे साथ कि जब भी मैं उठूँ लड़की के साथ जाना, सोऊं लड़की के साथ जाना, और स्कूल में भी लड़कियों के साथ ही रहना। तो मेरे क्लासमेट बोलते थे कि तुम्हारा लड़का है क्या रियल में, लड़का है लड़की है। तो इस टाइप के वर्ड्स मुझे बोलते थे वहाँ पे। तो
बट मुझे काफ़ी दिक्कत होता, काफ़ी फेस करने को मिलता था कि मुझे ऐसा वर्ड्स बोल रहे हैं, तो मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम होती थी कि तुम्हारा बेटा है क्या। जी बिल्कुल, मैं अपने श्रोताओं के अवेयरनेस के लिए यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक जेंडर डिस्फोरिया एक वर्ड होता है जिसके अंदर बायोलॉजिकली तो वो किसी और बॉडी में होते हैं, बट साइकोलॉजिकली उनका जो मेंटल सिनेरियो है वो किसी और बॉडी में बनता है। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि एजुकेशन प्राप्त करते समय क्या आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं कॉलेज में जाती थी तो मुझे बोलते थे देखो, इस टाइप के वर्ड्स बोलते थे मुझे काफ़ी। तो मुझे एक तरफ से ये लगता था कि हाँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। आपको ये कब एहसास होने लगा कि आप एक मेल बॉडी है लेकिन आपकी फीलिंग्स जो है वो फीमेल वाली है? जो मेरी जो फीलिंग्स है एज अ बचपन से ही है मेरी फीलिंग्स। तो मुझे लगता था कि हाँ, एज के अकॉर्डिंग मतलब जो मेरी फीलिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, बट लेकिन वो चीज़ें मतलब कंटिन्यू रही मेरी चीज़ें। तो पहले से मुझे ये था कि मैं मतलब जो मुझे मेरा रहन सहन लड़कियों जैसा रहना, मतलब लड़कियों जैसे कपड़े पहनना, मेकअप करना, बचपन से ही चीज़ों का मेरा मतलब शौक़ रहा है। तो मुझे लगा था ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी बड़े होके, बट लेकिन वो चीज़ें अभी चेंज नहीं हुई हैं। क्योंकि जो मुझे रियलाइज़ हुआ अभी 2 इयर्स में मुझे भी रियलाइज़ हुए कि मैं हूँ क्या रियल। रक्षा जी, जब आपको पता चला आपके अंदर बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो जब आपने मेकअप वगैरह करना शुरू किया तो क्या फैमिली मेंबर्स ने कभी आपको इस चीज के लिए रोका टोका हो या कभी कुछ ऐसी एडवाइस दी हो जो आपको एज अ बॉयज ऐसा नहीं करना चाहिए, एज अ अक्सर जैसे बोल दिया जाता है, अरे लड़कियों की तरह से तू लड़कियों की तरह से चल रहा है, या तू अब देख कि तू मेकअप कर रहा है और तू लड़कियों के साथ लड़कियों की तरह से रो रहा है। तो उस तरीके से कैसा रहता था बचपन? और मतलब काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है चीज़ों का, क्योंकि मुझे बचपन से मैंने जैसे आपको बताया कि मतलब मेरा जो भी था उठना बैठना, लड़कियों के कपड़े पहनना, मेकअप करना, वो भी चुप चुप से, ऐसा नहीं कि मैं ओपनली मतलब कर रही हूँ मतलब मेकअप वगैरह। बट लेकिन जब मैं एज अ डांस करती थी, वहाँ पे प्रोग्राम करती थी, मतलब बचपन से मेरे अंदर ये था कि मैं लड़कियों के डांस करती थी, लड़की के ड्रेसअप करना। तो मेरी फैमिली में ये इशू होता था कि हमेशा तो लड़कियों के डांस ही क्यों करता है, लड़कियों के कपड़े पहन के क्यों डांस करता है, तो लड़का भी बन जा कभी कभी। तो अच्छा। लड़कियों के कपड़े पहन के क्यों घूमता है, क्यों डांस करता है, हमारी क्यों तुम इज्जत क्यों वो कर रहे हो, तुम खराब कर रहे हो, लड़का हो तुम एक के लड़का हो के तुम लड़की के कपड़े पहन रहे हो, तो ये क्या है, मतलब समाज क्या बोलेगा। कितने भाई बहन आप में? एक्चुअली मेरी मम्मा की डेथ हो गई जब मैं छोटा था, 3 इयर्स। आप जब 3 साल के? या तो इसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे अंकल आंटी हैं उन्होंने मुझे पाला बड़ा किया, और अभी मेरी दूसरी मम्मा है जिसके अभी 2 भाई हैं, 1 बहन। तो अभी बट इतना फैमिली से मेरा इतना वो नहीं है क्लोज, मतलब बात होती है, बट लेकिन एक जो प्यार होता है माँ का, वो प्यार मुझे भी कभी नहीं मिला, बचपन से ही नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि मेरा भी कोई अपनापन हो कि जो मुझे प्यार करे। यहाँ तक कि मेरे भाई बहन भी इतना नहीं है मेरे क्लोज, बट फिर मैं भी अभी घर जाती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जाती रहती हूँ। अभी है मेरी बॉन्डिंग ऐसे फैमिलीज़ में, मैंने अपने बारे में बताया उनको। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि देखो अभी सोचते हैं घर वाले कि समाज के सामने कैसे हम एक्सेप्ट करें इसको। अभी तो मैंने घर में ही बताया अपने बारे में, तो सोचते हैं फैमिली वाले सोचते हैं कि आप घर में बता तो दिया, बट समाज को कैसे बताएं, कल कितनी शादी करना है, बच्चे करने हैं, तो ये चीज़ों को अभी इसको अभी समझा नहीं है फैमिली वालों ने। वो मुझे बोलते हैं कि आप काउंसलिंग कराओ अपनी, आप डॉक्टर को दिखाओ, ये बीमारी है एक। तो रक्षा, आप ये बताइए हमें कि ट्रांसजेंडर होता क्या है और आपके लाइफ जर्नी में ट्रांसजेंडर के प्रति जो आम सोसाइटी है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, वो किस ढंग का रहा है? देखो ट्रांसजेंडर, देखो एक तो बायोलॉजिकली होता है, एक साइकोलॉजी होता है, ठीक है। बायोलॉजिकली आप बाय बर्थ जैसे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी आप मतलब आप क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी गर्ल है
या वॉइस वाली फीलिंग है, तो वो चीज़ मैटर करता है। बट लेकिन ट्रांसजेंडर वो होते हैं जैसे कि अब मैं जैसे कोई सपोज मान लीजिए मैं ही खुद अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ कि भले मैं मेरे मेल पार्ट्स है, बट लेकिन जो मेरी फीलिंग्स है एज अ गर्ल है, रहना सहना जो भी है मेरा समाज में, उठना बैठना घर में, तो ये चीज़ें मतलब एक एज अ गर्ल मैं अपने आप को मतलब मैं समझती हूँ, बट भले ही मेरा एक मेल पार्ट है, बट लेकिन तो वो आप ये चाहते हैं कि आपको एक महिला की तरह से ही समाज एक्सेप्ट करे। हमारे साथ सुषमा जी हैं। सुषमा जी हम सफर ट्रस्ट से हैं और वो आपको बताएंगी कि वो किस तरह से इस अम्ब्रेला जेंडर के लिए कार्य कर रही हैं और आगे भविष्य में उनकी क्या क्या योजनाएं हैं। सभी को नमस्कार, मैं सुषमा नेगी हम सफर ट्रस्ट से। मैं बताना चाहती हूँ कि हम सफर ट्रस्ट 1994 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। ये बेसिकली CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने पहले बनाया। उसके ये क्या करते हैं, LGBT कम्युनिटी के ये संगठन क्या करता है, LGBT के अधिकारों के लिए काम करता है। जैसे सपोज एडवोकेसी करना, कम्युनिटी के लिए एडवोकेसी एक बहुत जरूरी पार्ट है। उनके हेल्थ सीकर मतलब हेल्थ केयर के ऊपर काम करना, ठीक है। कोई भी अगर क्राइसिस होती है तो उसके लिए मेनली पार्ट होता है कि आपकी एडवोकेसी कैसी है। अगर कम्युनिटी के साथ कुछ भी क्राइसिस होता है तो उसके लिए एडवोकेसी का पार्ट ये मेन रखते हैं। और CBO इसलिए उन्होंने चुना है कि CBO क्या करे कि कम्युनिटी को लेकर चले, एक साथ कम्युनिटी को एक साथ लेके चले, जिसमें आपके गे कम्युनिटी MSM हो गया, आपके ट्रांसजेंडर हो गए, तो इनको लेकर चल के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया 1994 में, जो इनको स्थापित करने वाले हैं। LGBT के अधिकारों को बढ़ावा देता है। बेसिकली जो संगठन है वो LGBT को बढ़ावा देता है। 1994 में अशोक रो कवि द्वारा ये स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यह भारत में मतलब अगर मैं इंडिया में बात करूं तो LGBT के इस तरह के जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें सबसे बड़ा हम सफर ट्रस्ट है। अगर हम ट्रांसजेंडर के अधिकारों की बात करते हैं तो अभी क्या अधिकार है ट्रांसजेंडर के, और किस तरह से वो जैसे कि दिव्यांगजन है उन्हें उनके अपने अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो उस तरीके से हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो क्या है उससे? ट्रांसजेंडर के अगर मैं अधिकारों की बात करूं तो अभी ट्रांसजेंडर को एक एजुकेशन में बात करूं तो उनको बराबर का हक मिल चुका है ट्रांसजेंडर में। क्योंकि पहले ये था कि सबसे पहले तो अगर आप देखा जाए तो अगर आप किसी भी चीज को फॉर्म फिल करना चाहते तो उसमें पहले मेल और फीमेल होता था, बिल्कुल सेक्स में मेल और फीमेल। अब आप देखेंगे तो उसमें आपको थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल, है ना। तो अब ये हो चुका है कि समाज क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि एक थर्ड जेंडर कम्युनिटी भी हमारे साथ है। मेल फीमेल के साथ वो थर्ड जेंडर कम्युनिटी को भी लेके चल रहा है। तो हर जगह पे अगर डिपार्टमेंट्स में अगर हम जॉब की बात करें वहां पर भी उनके लिए क्या वैकेंसी बिल्कुल पर्टिकुलर, जैसे हम कहते हैं ना कि इतने फीमेल्स की सीट है, इतने मेल्स के लिए सीट है, तो उसी तरह ट्रांसजेंडर के लिए भी वो क्या करते हैं, अलॉट कर देते हैं वैकेंसी। तो अगर मैं कहूँ अधिकारों की बात, तो अधिकार अभी लिविंग रिलेशन में रहने के लिए है। 377 जब से ये सेक्शन हटा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, 2018 में जाके ये पास हुआ है जी। तो उसमें लिविंग रिलेशन में रहना उनको अलाउ है। बट अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं कम्युनिटी। तो उसमें बेसिकली जो LGBT कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर में बात करूँ या LGBT कम्युनिटी की मैं पूरी बात करूँ, जिसमें लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल और क्वीर भी आ जाते हैं, तो उनके अधिकारों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं साथ में कम्युनिटी को लेकर। तो उसमें एक सबसे पहला कि एक मैरिज, जो सबसे बड़ी बात है, एक हर कोई चाहता है कि हमारी शादी हो, हमारा लाइफ पार्टनर हो। लिविंग रिलेशन में तो बहुत सारे पार्टनर्स रहते हैं जी। पर शादी हो जो अभी अपने एक लाइफ में एक स्थायित्व है जो अभी उनको इस चीज का अधिकार नहीं है, ट्रांसजेंडर्स को नहीं है। दूसरा अडॉप्शन का नहीं है कि अगर बच्चे अडॉप्ट करना चाहें तो वो बच्चा भी अडॉप्शन के लिए नहीं है। बेसिकली अभी बहुत जगह, बहुत स्टेट में, यूपी जाएंगे आप, साउथ जाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से टॉयलेट बना हुआ है,
जी। तो एक अधिकार होता है कि अरे यार ये ही एंड सी में कैसे जाए, उनकी आइडेंटिटी वहीं पे छुप जाती है, क्योंकि अगर वो ही में जाएंगे तो यार ये तो ट्रांसजेंडर है, इसने तो लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए, तो ये कैसे जा रहा है ही में। शी में जाएंगे तो यार ये तो मेल बॉडी है ना, तो ये शी में कैसे जा रहा है, वहीं पे इनके साथ वहीं पे हरासमेंट हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। तो वो सब चीजें कि हर जगह पे ट्रांसजेंडर एक पर्टिकुलर टॉयलेट हो कि हाँ ये आइडेंटिटी दिखे कि हाँ ये ट्रांसजेंडर है, उनको ही और शी में कोई भी कंपैरिजन ना करे, उनके एक सेपरेट उनको आइडेंटिटी मिल जाए ट्रांसजेंडर के लिए। अभी बेसिकली हम ट्रांसजेंडर के अधिकारों के साथ साथ अभी हमारा मेन मोटिव है HIV एड्स। अगर हम HIV एड्स और STI के बारे में बात करें तो प्रिवलेंस है ज़्यादा कम्युनिटी के साथ, तो हम लोगों का लार्ज एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म को लेके हम चल रहे हैं, नेट रीच। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म को हम लेके चल रहे हैं, इससे हम हिडन मतलब जो छुपे हुए जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम अपनी कहाँ पे अपने मतलब कहते हैं ना कि अपनी चीज़ें वो छुपा के रखते हैं, कहाँ पे हम इसको शेयर करें। जी। तो इन चीज़ों से हम नेट रीच के थ्रू, ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा काम होता है कि हम इन लोगों को रीच करें, उनको बताएं कि आप अपने हेल्थ के लिए भी जागरूक और हेल्थ जागरूक, अगर उनका हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब चीज अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम सफर ट्रस्ट ने नेट रीच प्रोग्राम करा है जो 2021 जून में लॉन्च करा। उसके साथ काफी सारे ऐप के थ्रू हम लोग उनको क्या करते हैं, रीच करते हैं। जी। इंस्टा में होता है, फेसबुक होता है, व्हाट्सएप के थ्रू होता है, कुछ ऐप्स ऐसे हैं, ग्राइंडर है, ब्लूड है, रोमियो है और टिंडर ऐप है, डेटिंग ऐप्स जितने भी होते हैं हम उनको वहाँ से रीच करके उनको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि आप अपने हेल्थ के लिए जागरूक होइए। उसके बाद है कि अगर उनको किसी भी तरीके से हेल्थ का सपोर्ट चाहिए, बेसिकली टेस्टिंग हो गया या उनको मेंटली काउंसलिंग चाहिए, उन सब के लिए हम उनको उनके नियर बाय जितने भी मेडिकल्स हैं जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं कि यहाँ पे संभव हो, उनको नियर बाय उनके नज़दीक से एरिया में उनको ये सब चीज़ें मिल जाए, मेडिकल फिजिकल हेल्प सब तरह सारी प्रोवाइड हो हम्म। जाए। तो उसके लिए हम लोगों का एक रेफरल होता है, हम उनको वहाँ पे रेफर कर देते हैं, फॉलो अप लेते रहते हैं उनसे, नंबर से उनसे बात करते रहते हैं और उनको ये सारी मेडिकल हेल्थ उनको क्या कहते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। जी। रेक्सा, अभी आपने बताया कि आप बचपन से आपके अंदर ये फीलिंग थी कि मैं फीमेल वाली चीजें आती थी, ठीक है। आपने बताया कि अभी 2 साल पहले आपने डिस्कवर किया, मतलब आपने पहले मैं हिडन थी ना। हाँ मतलब आपने इस बात को बाहर निकाला, अपने आप को एक्सेप्ट किया। आपने इस बात को एक्सेप्ट किया, तो किस द्वंद्व से आप गुजरे जो आपने ये कब ये डिसाइड किया कि अब मुझे बाहर आना है? क्या उसमें ट्रस्ट का योगदान था या आपका अपना खुद का आपको लगा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे बाहर आना है? देखो, आपको मैं अपने रियल बताती हूँ। देखो, मैं मैम को 3 ईयर से जानती हूँ मैम को। अच्छा। हाँ जी, मैम का बहुत योगदान है जिसमें मैम हम सफर ट्रस्ट से है ना, तो मैम का भी बहुत बड़ा योगदान है कि एक मुझे एक अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, एक अपनी पहचान दिखाने के लिए, तो मैम का बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ मेरा भी एफर्ट है कि मैं भी अपने आप को तभी एक्सेप्ट कर सकता हूँ जब मैं खुद से अंदर से हूँ। मैम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप थर्ड जेंडर हो बट लेकिन आपको हक है लड़ने का। बिल्कुल, हमें यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमसफर ट्रस्ट है वो ट्रांसजेंडर के वेलफेयर के लिए कार्य करता है और साथ ही उनके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज चलाई जा रही हैं उसमें भी ट्रांसजेंडर को एक बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए भी हमसफर ट्रस्ट अग्रणी कार्य कर रहा है। बिल्कुल, बेसिकली जितने भी मैं ट्रांसजेंडर के साथ जितना भी मेरा कोऑर्डिनेशन हुआ या कम्युनिटी के साथ मेरा जितना भी कोऑर्डिनेशन हुआ, अभी तक सबसे पहला मुद्दा है कि हमें समाज एक्सेप्ट करे। हमने अपने आप को एक्सेप्ट तो कर लिया है पर हमें एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट कैसे मिलेगा? एक, हमें कहीं पे हमें जाए तो हमें कहते हैं ना कि भेदभाव, हमारे साथ भेदभाव ना हो, है ना। दूसरा, प्रशासनिक से अगर हमें कहीं भी जॉब हो तो थर्ड जेंडर के लिए जॉब के लिए हमें अप्लाई करने के लिए हमें मतलब हमारे लिए वैकेंसी जो भी है वो सब निकाले थर्ड जेंडर का सबसे पहले जॉब के लिए, क्योंकि सबसे इनका काम सिर्फ ये ना हो जाए कि हमें सिर्फ नाच गाना करके जो उनके अंदर की जितनी भी काम करने की क्षमता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इतने
सेट है डाटा में काम करने के लिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए। जी। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट है, अगर आप कहीं पे भी इनको मेकअप आर्टिस्ट के लिए प्रेफर करो, अगर मैं बोलूँ कि नहीं आप चले जाइए वहाँ पे, आप वैकेंसी निकली हुई, पर वहाँ पे थर्ड जेंडर को नहीं रखा जाता है, जी। कहेंगे या तो मेल या फीमेल को ही हम मेकअप आर्टिस्ट के लिए रखेंगे। तो जहाँ जहाँ पे गुंजाइश हो चुके तो सरकार ये करे कि वहाँ पे थर्ड जेंडर के लिए स्पेशल वैकेंसी निकाले, हाँ, क्या उनको भी बराबर का हक मिले। समाज में देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो थर्ड जेंडर है वो भी समाज में एक सक्षम नागरिक की तरह योगदान दे सकते हैं। तो क्या आपका एनजीओ कुछ ऐसे संस्थाओं के साथ भी काम कर रहा है जहां पर आप लोग रोजगार दिलवाने के लिए भी, आप मान लीजिए रेक्सा है, रेक्सा बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाती है, और एक कोई संस्थान ऐसा है जहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, लेकिन वो ये कहते हैं कि क्योंकि रेक्सा ट्रांसजेंडर है तो जी। इसलिए हम रेक्सा को नहीं रखेंगे। जी। तो क्या इस संबंध में भी आप लोग काम कर रहे हैं, या इस क्या काम हो रहे हैं इस संबंध में? देखिए मैम, एक्चुअली हमारे उसमें प्रॉपर जो होता है कि हम लोग मीडिया को भी सेंसिटाइज करते हैं कि भाई कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी क्या है, ट्रांसजेंडर क्या है, सेंसिटाइज करना, गवर्नमेंटों के साथ एडवोकेसी करना, पुलिस के साथ एडवोकेसी करना, जी। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर हो गया, उनके साथ एडवोकेसी करना। जब तक हमारा प्रॉपर वर्क होता है कि हम बेसिकली इनको एक एनवायरनमेंट दे देते हैं एडवोकेसी का। एडवोकेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी को भी कम्युनिटी से सेंसिटाइज करवाना कि ट्रांसजेंडर है क्या। जी। जब तक हम उनको सेंसिटाइज नहीं करवाएंगे तब तक आगे इनके लिए कोई भी स्कीम को डेवलप नहीं कर सकते। अब समाज कल्याण में जब उन्होंने सेंसिटाइज करवाया, इसलिए उन्होंने अब ट्रांसजेंडर आईडी नेशनल पोर्टल है ट्रांसजेंडर के लिए, वहां पे ये अपने आप को अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनको एक सर्टिफिकेट वहां से मिलेगा सोशल वेलफेयर से। तो जब इनके पास ट्रांसजेंडर की आईडी होगी तो कहीं पे भी एक डॉक्यूमेंट, कहते हैं ना कि हमारे फुलफिल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि इसका थोड़ा बताएंगे कि सोशल जस्टिस की वेबसाइट पर हाँ जी। कैसे अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसजेंडर? सोशल जस्टिस के अप्लाई में आप वहाँ पे ट्रांसजेंडर, आप गूगल में जाइए, सोशल जस्टिस में आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लिखा है, आप पोर्टल डाल दीजिए कि नेशनल ट्रांस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वहाँ पे वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको नाम, जिस नाम आप प्रिफेयर कर रहे हैं, अपना नाम, जो भी आप नाम प्रिफेयर कर रहे हैं, ये नहीं कि अपना मेल नाम, सपोज दैट एग्जांपल के लिए किसी का नाम राम है पर वो अपने आप को यहाँ पे सीता बोलती, तो वो अपने सीता नाम से उसे रजिस्टर्ड करे। एक आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालना होता है, अपना आधार कार्ड। यानी आधार में ये सुनिश्चित कर लेंगे कौन सा नाम जाएगा। प्रोसीजर भी इसका थोड़ा सा बताएंगे तो। एक्चुअली प्रोसीजर वही है मैम, मैंने ट्रांसजेंडर की नेशनल पोर्टल की आईडी सर्च करी, उसमें ट्रांसजेंडर में वो कहेंगे कि फिल अपना नाम, मैं अपना नाम फिल करना चाहती हूँ शिखा, मैंने अपना नाम शिखा रखा। वो आपको उसके बाद एक नंबर मांगेगा कि हाँ आपको आधार कार्ड का नंबर देना, बट मेरे आधार कार्ड में नाम है विवेक, ठीक है, चलेगा, उसमें कुछ नहीं। वो एक आपका नाम, आधार कार्ड में नाम आपका तो मेल ही है क्योंकि मैं बाय बर्थ तो मेल हूँ, तो मैंने कोई नहीं अपना आधार कार्ड का नंबर उसमें फिल कर दिया। वो आपको रजिस्टर्ड का एक, उसके बाद एक पूरा आपका होम पेज खुल जाएगा। उसमें वो फिर नाम मांगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आपका सब चीज मांगेगा, फिर वहां पे आपका आधार नंबर मांगेगा, फिर एक एफिडेविट, जो हमको एक एफिडेविट बनाना है। मैं शिखा, मैं अपना नाम उसमें शिखा रख रही हूँ, मैं शिखा एफिडेविट बनाया अपने 10 रुपीज की स्टाम्प पेपर में। उसके बाद उसका जो प्रोसेस होता है कि मुझे उसके बाद एक लिखा जाता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। बस मैं आपको मेन पॉइंट बता दूं कि मैं अपनी मर्जी से अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई कर रही हूँ मैं, और मेरा क्या है, मैं मतलब इसमें मेरी फैमिली का या किसी का भी कोई रोक टोक नहीं है, मतलब इश्यूज नहीं है। तो वो क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, आपको क्या करना है, वहाँ पे उसको एक साइन करवाना है, एक स्टाम्प पेपर बना के डीएम के पास जाना है, एसडीएम डीएम के पास जाना है। डीएम क्या करेंगे, उसे अप्रूव करेंगे, वो आपको समाज कल्याण विभाग में रेफर कर देते हैं। क्योंकि डीएम उसमें पहले टाइम पे साइन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी प्रोसीजर होता है कि भाई आपको डीएम के पास फाइल लेके जाना है, डीएम बोलेगा नहीं, मैं आपको किस बिहाफ में बोल दूं कि आप एक एज अ ट्रांसजेंडर है। तो क्या इसमें जैसे दिव्यांगजन है, उन्हें डिसेबिलिटी साबित करने के लिए उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है, बिल्कुल, है ना जी, मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, तो क्या यहाँ पर भी कोई ऐसा प्रोविजन है? सेम ऐसे प्रोविजन होता है। बेसिकली काउंसलिंग होता है, डॉक्टर से काउंसलिंग का होता है, काउंसलिंग की जाती है, डॉक्टर के पास
जाके कौन इनको से डॉक्टर होते हैं इसमें? इसमें से साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर बेसिकली इनकी काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद उनको टिक टिक उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो उसे वेरीफाई करेंगे। सेशन होता है, वो 1 घंटे का भी सेशन हो सकता है, 2 घंटे का भी सेशन हो सकता है, 3 घंटे का भी। अगर उन्हें ये लगता है कि मैं एक दिन में इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो उनको सेकेंड डे भी उनको टाइम लेके उनके कुछ सेशन प्रोवाइड कर देते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो सेशन लेके इनका वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये अपने आप को मानते हैं कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, इनको कोई दुविधा में नहीं है, या इस तरीके से कि ये सर्टिफाई हो जाता है कि हाँ। अगर बहुत पर्सनल नहीं है तो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? क्वेश्चंस ये होते हैं कि मतलब जैसे जैसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आप मतलब आपकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, और आपको किस में इंटरेस्ट है, मेल या फीमेल में? तो मेरा जवाब है मुझे मेल में। तो आपके बाय बर्थ है या फिर ये अभी हुए हो? काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि इस कम्युनिटी में आने के लिए तो कंपनी जो होती है, उनके जो साथी होते हैं क्या करते हैं, वो साथ में रह के क्या होती है, उनकी एक्टिविटी वैसे हो जाती है। सपोज मान लीजिए मैं किसी के साथ जा रही हूँ, ठीक है, और वो लड़कों में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो क्या होता है कि तो वो चीज़ें साथ में रह के वो एक्टिविटी भी वो भी अपना लेता है या अपना लेती है। मतलब उस तरीके से बिहेवियर होना शुरू हो जाता है, लड़कियों के साथ रहने पर लड़कियों की तरह से। तो वो चीज़ें वो करते हैं कि आपका माइंड वॉश करते हैं कि आप हो रियल में क्या, या अभी आप ऐसे बन गए हो या फिर आप पहले से ही ऐसे हो बचपन से ही। तो ये चीज़ें क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं मैम। अगर हम क्वेश्चंस नंबर हम बता नहीं सकते हैं, किसी से 20, 30, 35 किस तरीके से कुछ क्वेश्चन। बेसिकली वो ये देखना चाहते होंगे कि कोई भ्रम तो नहीं है, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने इंटरेस्ट को लेकर कोई भ्रम तो नहीं है, क्यों जी है ना, इस तरह से। सामाजिक आंकड़ों के अनुसार यदि देखा जाए तो सोशल स्टैटिस्टिक कहते हैं कि यदि इनका एज ए ट्रांसजेंडर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद इनके आगे के मैरिज लाइफ के विषय में क्या आपका हमसफर ट्रस्ट कोई कदम उठा रहा है? अभी तो सर देखिए, मैरिज लाइफ की अगर हम बात करें तो अभी तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है। एकदम से अपने आप को अगर हम कहें कि अगर मैं कह दूं कि नहीं मैं थर्ड जेंडर हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हर चीज़ के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो अभी तक लड़ रहे हैं और शायद कुछ टाइम बाद लड़ेंगे। अभी बहुत सारे, मैं आपको कहती हूँ कि बहुत सारी प्राइड होती है। अगर आपने LGBT प्राइड देखी होंगी तो देहरादून में भी अभी लास्ट टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो ऐसी प्राइड निकालते हैं कि वो हम अपने समाज में अपने आप को दिखा रहे हैं। कम्युनिटी क्या कर रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने आप लोगों को समाज में दिखा रहे हैं कि हम जैसे लोग भी हैं। यहाँ पे केवल मेल और फीमेल ही नहीं है, हम भी हैं जी। तो इसके लिए बहुत जगह प्राइड और उसके साथ एक्सेप्टेंस भी चाहिए समाज में। बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बोला कि मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास, वही डिसाइड कर सकते हैं अपने कुछ टेस्ट के द्वारा। तो जैसे ही साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट में ये साबित हो जाता है कि ये जो हमारे सामने पर्सन है वो ट्रांसजेंडर हैं, तो उसके बाद जैसे जो वेस्टर्न कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है। वो सर्जरी हो जाने के बाद एज अ फीमेल ये अपने आप को शो कर सकते हैं और इनके मैरिज की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे इनका जो जीवन है एक गुड पाथवे में द्वंद्व कम हो जाते हैं जीवन में से। कब आपको ये लगा कि मतलब अब मुझे ना सामने आना है, वो जो बचपन से जो यातनाएं जो मन में रही कि आपके अंदर द्वंद्व तो चल रहा होगा कि मैं लड़की हूँ और लोग कुछ और बोल रहे हैं लेकिन मेरा दिल कुछ और बोल रहा है ना, और फिर कब ये डिसाइड हुआ कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे सामने आना है, मतलब वो पूरा कैसा वो फेज रहा? मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं 3 इयर्स से मैम से जुड़ी हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मुझे ये लगता था कि हाँ कि मैं कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करूँ और समाज में कैसे एक्सेप्ट करूँ, है ना। यदि आप पहले एक्सेप्ट करोगे तभी आपको समाज एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी मैं जो अपने आप को पहले मैंने हिडन रखा हुआ था, इससे पहले
और जब मैं अभी 2 इयर्स हुए मुझे अभी ओपन हुए कि अब मैंने अब बाहर निकलना है, क्योंकि ये लाइफ जीना मेरे लिए सपोज आपको बोला जाए पूरी लाइफ आपको एज अ मेल आपको लाइफ जीना है, तो आप जी सकते नहीं जी सकते ना। तो ऐसी मेरी फीलिंग्स है कि मैं भी एक एज अ गर्ल एज अ फीमेल, या मैं आपको फीमेल तो नहीं बोल सकती हूँ, बट एक एज अ मेरी जो फीलिंग्स है लड़कियों जैसी है, तो मैं वो जी तो सकती हूँ ना अपनी लाइफ पूरी एक लाइफ पार्टनर के साथ। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे अब आगे आना चाहिए, और हमारी तभी यदि मैं आगे आई तो मेरे जो भी है न्यू जनरेशन जो आने वाली है वो भी आगे आएगी। आपको कई ऐसे ट्रांसजेंडर मिले होंगे जो अभी भी जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं अभी हाँ जी, अभी भी होंगे कई ऐसे। हाँ जी हैं, काफ़ी लोग हैं ऐसे लोग। तो वही ये संदेश देना चाहता हूँ इसी के थ्रू कि वो भी आगे आएँ, जैसे मैं आगे आई हूँ वो भी आएँ, क्योंकि अभी काफ़ी लोग हैं जो न्यू जनरेशन वाले हैं जो हिडन हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो लोग आगे आएँ, अपने हक के लड़ें, और सोसाइटी जो समाज है वो एक्सेप्ट करे। पहले तो वो खुद को एक्सेप्ट करे, देन उसके बाद समाज एक्सेप्ट करे। तो कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें आप जानते हैं, हम उनको उनका आइडेंटिटी हम उनकी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन जो काफी मतलब पढ़े लिखे होंगे, हाँ जी, एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग होंगे, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हाँ होंगे, जी, अभी अभी में भी मतलब होंगे कई ऐसे लोग। हाँ जी हैं, कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं सपोज मान लीजिए, और कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हैं। मतलब वो अपने आप को हिडन रखा है उन लोगों ने एज अ मेल, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। मतलब ऐसे बिल्कुल आपके कहने का अर्थ है कि जब हम स्वयं को बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। तो इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि आपका जो दृष्टिकोण है वो स्वयं को बदलने वाला है, और आप चाहते हैं कि हम आगे आकर के अपने सोसाइटी के लिए कुछ करें, और अपने जैसे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को एजुकेशन के माध्यम से जोड़ करके, ताकि उनकी आगे की जो आर्थिक बेसिक नीड है वो भी फुलफिल हो, और वो भी सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। जी, अंत में सोसाइटी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने? सोसाइटी को मैं ये पहले मैसेज ये देना चाहूँगी कि पहले तो आप हम जैसे कम्युनिटी को पहले आप समाज में एक रिस्पेक्ट एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी खुद रिस्पेक्ट मिलेगी, यू नो। तो मैं ये चाहूँगी कि आप पहले रिस्पेक्ट दो, और यदि हम एक्सेप्ट करते हैं तो समाज भी हमें एक्सेप्ट करे। और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जैसे हम कहीं जाते हैं रहने के लिए, रेंट में रहने के लिए जाते हैं, तो हमें कोई मतलब एकदम से कोई रूम नहीं देता है। काफ़ी चीज़ें पूछते हैं कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपका मतलब आपका घर कहाँ है। तो काफ़ी क्वेरीज होती हैं कि ये चीज़ों को थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा वो कर दें, ताकि हम लोग जहाँ भी रहने के लिए जाएँ रेंट पे के लिए, तो वहाँ पे ये समझ सके कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं क्या रियल में। तो ये चीज़ों का हमें फेस करने को बहुत मिलता है। तो यही रिक्वेस्ट है हमसे मतलब समाज से कि ये चीज़ों पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। बिल्कुल। हाँ जी। इसी के साथ 2 पंक्तियों के साथ मैं अंत करना चाहूँगा। तू चाहे तो जर्रे को फना कर दे, तू चाहे तो मुसीबतों को हवा कर दे, तूने बनाए हैं इंसान, तू ही इन इंसानों की जिंदगी में जगह कर दे। इसी के साथ मैं रेक्सा जी का, सुषमा मैडम का, और हमारे संस्थान की मास मीडिया ऑफिसर चेतना गोला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए और हमारे श्रोताओं को ट्रांसजेंडर के प्रति अवेयर किया, और वर्ल्ड माइनॉरिटी डे के इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।